हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पे। इस वीडियो में हम थानेसर के बर्धन वंश के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं उन सब का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं वो उसका वीडियो हम नेक्स्ट उसके इसके बाद उसका वीडियो लाएंगे। तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, थ्योरी का वीडियो देखिए, साथ साथ उन सभी वीडियो को आप वॉच करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वर्धन वंश को। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन से संबंधित सभी फैक्ट्स का अध्ययन किया जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके इतिहास यानी वर्धन वंश का इतिहास हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो कुछ स्रोत हैं जहाँ से हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे अभिलेख हैं, कुछ मोहरें हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। इसी के साथ साथ जो भी फॉरेन अकाउंट्स हैं यानी विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत हैं, उनसे भी हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए एक एक करके सभी अभिलेखों सभी स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्रोत है आपका अभिलेख। ठीक है, तो दो अभिलेख हैं मुख्यतः, बंसखेड़ा का अभिलेख और दूसरा है मधुबन का अभिलेख। यहाँ से हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बंसखेड़ा का जो अभिलेख है वो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में स्थित है। यहाँ से हर्ष संमत 628 ईस्वी, यानी इस अभिलेख पे 628 ईस्वी लिखा हुआ है जो हर्ष संबंध का है। यानी यहाँ से हमें हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की जानकारी मिलती है। इसी तरीके से हम मधुबन का लेख की बारे में पढ़ें तो ये उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में स्थित है। यानी जो मधुबन का लेख है ये उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में स्थित है। यहाँ हमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक ग्राम को दान में देने का विवरण मिलता है। यानी हर्षवर्धन ने सोमकुंडा नामक ग्राम को दान में दे दिया था। इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है मधुबनी के अभिलेख से, मधुबन के अभिलेख से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मोहरों से। तो हर्ष की दो मोहरें थीं, एक नालंदा, दूसरी सोनपत। ठीक है, यानी दो टाइप्स के कॉइन्स थे इसके। पहली मोहर मिट्टी की बनी होती थी, जबकि दूसरी मोहर, ठीक है, जो इनकी दो मोहरें थीं जैसे नालंदा और सोनपत, जो नालंदा मोहर थी वो आपकी मिट्टी की थी, जबकि सोनपत मोहर थी वो तांबे की थी। जिसमें जो सोनपत मोहर थी इसमें महाराज राजवर्धन प्रथम से लेकर हर्षवर्धन तक की वंशावली लिखी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से सोनपत जो मोहर है इसमें हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जो सोनपत मोहर है इसकी हर्ष हर्ष की, तो उसमें राजवर्धन से लेकर हर्ष के टाइम तक के सभी राजाओं की वंशावली है। ठीक है, और इसमें हर्ष का नाम हर्षवर्धन लिखा गया है। अब बात करते हैं हम साहित्यिक स्रोतों की। तो हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट एक हर्षवर्धन जो राजा था उसके दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र लिखी है, यानी हर्षवर्धन के बारे में बायोग्राफी लिखी है। ठीक है, यहाँ से हर्षचरित में वर्धन वंश का इतिहास मिलता है हमें। इसी प्रकार से बाणभट्ट ने ही कादम्बरी नामक एक संस्कृत नाटक लिखा था। तो इस नाटक में, कादम्बरी नाटक में हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरीके से हम बात करें, एक महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूल कल्पम। यहाँ से भी हमें हर्ष और वर्धन वंश से संबंधित जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, तो मेनली साहित्यिक स्रोतों में हर्षचरित, कादम्बरी और आर्य मंजूश्री मूल कल्प रहे। और इसी के साथ साथ हर्षवर्धन ने, यानी जो राजा था, उसने तीन अपने नाटक लिखे, खुद ने तीन नाटक लिखे थे जो इस प्रकार से थे। एक था प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और तीसरा नागानंद। तो ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है कि हर्षवर्धन यानी जो एक राजा था वर्धन वंश का, उसने कौन कौन सी किताबें लिखी, या इन चारों में से उनकी किताबों का नाम क्या है, उनकी किताबों कौन सी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कई क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से। तो हर्षवर्धन ने जो किताबें लिखी हैं वो तीन किताबें थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें विदेशी विवरण है फॉरेन अकाउंट्स की। तो हर्षवर्धन के समय पे एक यात्री आया था, चीनी यात्री, जिसका नाम था हुइनसांग। ठीक है, तो हुइनसांग जब बार वापस चीन में गया तो उसने एक किताब लिखी सियू की। ठीक है, तो इस सियू की में भी हर्ष हर्ष यानी हर्षवर्धन के समय का जो शासन व्यवस्था थी उसकी हमें जानकारी प्राप्त हुई। इसी तरीके से एक इत सिंह एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय यानी हर्षवर्धन के राज्य में आना चाह रहा था, लेकिन इसकी एक कहानी है कि जब वो चीन से निकला हर्षवर्धन के लिए, हर्षवर्धन के यानी भारत में आने के लिए हर्षवर्धन के समय, तो यहाँ पे जब इंडिया पहुँचा तब तक हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और जब वो इंडिया से वापस गया चीन में, तो जहाँ उसका राजा था उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस इत सिंह जो यात्री था उसने अपनी एक बौद्ध धर्म से संबंधित किताब लिखी और उसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है जिसका नाम है आ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। ठीक है, तो
ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन और आपकी सीयू की, ये दो फॉरेन अकाउंट्स हैं जो हमें हर्षवर्धन और वर्धन वंश से संबंधित जानकारी देते हैं। तो जो अभी हमने पढ़े ये सभी स्रोत थे जहाँ से हमें वर्धन वंश से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त हुई। इसके साथ साथ अब हम बढ़ते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जो राजा था उससे संबंधित सभी फैक्ट्स को समझते हैं। अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन का अगर हम पारिवारिक रिश्ते बताएं हैं तो सबसे इनके जो पिता का नाम था वो प्रभाकर वर्धन था, यानी प्रभाकर वर्धन राजा थे। ठीक है, थानेश्वर के। थानेश्वर ये आपका हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा की जो थानेश्वर जगह थी, थानेश्वर इनकी राजधानी थी। तो थानेश्वर के राजा थे प्रभाकर वर्धन, उनके दो पुत्र थे, एक हर्षवर्धन और इनके बड़े भाई थे राज्यवर्धन। ठीक है, और इनकी एक बहन थी आपकी राज्यश्री, यानी तीन उनके संतानें थीं प्रभाकर वर्धन की, दो बेटे और एक बेटी। सबसे बड़ा बेटा राज्यवर्धन जो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन गद्दी पे बैठे। और इनकी जो बहन थी आपकी राज्यश्री, उनकी शादी हुई थी गृह वर्मा से। गृह वर्मा थे कन्नौज के शासक थे ये, और ये मौखरी वंश के शासक थे। ठीक है, यानी मौखरी वंश के शासक गृह वर्मा से इन्होंने अपनी बहन राज्यश्री की शादी की थी। अब एक ट्रेजिडी हुई कि जो बंगाल का शासक था, गौड़वंशी शासक शशांक था, उसने पहले कन्नौज पे अटैक किया और गृह वर्मा की हत्या कर दी। गृह वर्मा की हत्या के बाद उन्होंने जो राज्यश्री थी गृह वर्मा की पत्नी, उसको अपने कब्जे में ले लिया, यानी शशांक ने उसको कैद कर लिया। और इसके साथ साथ फिर उसने अटैक किया प्रभाकर वर्धन पर, और प्रभाकर वर्धन जो थानेश्वर का राजा था उसकी भी हत्या कर दी। तो इन सब के बाद जो हर्षवर्धन थे, यानी प्रभाकर वर्धन, सॉरी यहाँ पे मैं गलत बोल दिया, प्रभाकर वर्धन नहीं, राज्यवर्धन। ठीक है, जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे उनकी हत्या कर दी थी शशांक ने। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन 16 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठे, थानेश्वर के राजा बने। और इनके समय दो समस्याएं, अब इनको दो चीज़ों का बदला लेना था। एक तो अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना था गौड़ नरेश शशांक से, और दूसरा इनको जो राज्यश्री थी, इनकी बहन थी, उनको शशांक के कब्जे से मुक्त करना था। जो शशांक ने कैद कर ली थी उनको मुक्त कराना था। तो इनके लिए इन्होंने सबसे पहले शशांक पे अटैक किया, वहाँ से इन्होंने राजश्री को मुक्त कराया। राजश्री को इन्होंने अपना जो कन्नौज का जो उनका शासन था, गृह वर्मा का शासन था, गृह वर्मा की हत्या शशांक ने कर दी थी, तो राजश्री को कन्नौज का शासक बना दिया और खुद थानेश्वर के राजा बने। और अपनी बहन की हेल्प के साथ साथ, हेल्प करने के लिए वो कुछ समय के लिए अपनी राजधानी कन्नौज भी चेंज करते थे थानेश्वर के साथ साथ। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कन्नौज और अपना थानेश्वर का रीजन, हरियाणा का रीजन, इन दोनों पर एक संयुक्त रूप से उन्होंने शासन किया। ठीक है, इसके बाद उन्होंने जो असम यानी कामरूप का क्षेत्र है, वहाँ के एक राजा थे भास्कर वर्मा, यानी कामरूप शासक थे भास्कर वर्मा, वहाँ उनसे उन्होंने संधि कर ली। तो हर्षवर्धन ने जैसे ही भास्कर वर्मा से संधि की और इन दोनों की जो संयुक्त सेना थी उसने अटैक कर दिया जो बंगाल का शासक था शशांक गौड़। ठीक है, जिसने राजवर्धन की हत्या की थी। तो जो शशांक था उसको इन दोनों की सेना ने हरा दिया, और इसके बाद इनका जो साम्राज्य था बहुत ही बड़े एरिया में फैल गया। ठीक है, यानी हरियाणा से लेके उनका जो शासन था वो बंगाल तक, पूरब में बंगाल तक चला गया। और इसके बाद इन्होंने अटैक किया दक्षिण भारत पर, और दक्षिण भारत पर इनका जो शासन था वो नर्मदा नदी के तट तक पहुंच गया। नर्मदा नदी के दूसरी तट पर जब इनका शासन यानी उनका राज्य आगे बढ़ रहा था, ये अपना विजय अभियान लेकर नर्मदा नदी के दूसरी तट पर चले गए। तो उस समय इनको रोका था पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है, जो एक चालुक्य नरेश थे। ठीक है, और 620 की ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के साथ इनका युद्ध हुआ और इसमें इनकी हार हुई। ठीक है, और इस हार का जिक्र मिलता है आपको एहोल स्तंभ से। ठीक है, जो एहोल स्तंभ है आपका पुलकेशिन सेकंड का, वहाँ से इनकी हार का जिक्र मिलता है कि किस तरीके से पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ, और नर्मदा नदी को एक बाउंड्री डिसाइड कर दिया उस युद्ध के बाद। इन दोनों के बीच में संधि हो गई। ठीक है, हर्ष हर्ष को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, और इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी को लेकर संधि हो गई कि नर्मदा नदी के दक्षिण में जितना भी हिस्सा रहेगा वो पुलकेशिन सेकंड का रहेगा, और नर्मदा नदी के जो नॉर्थ में हिस्सा है वो हर्षवर्धन का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से शांति व्यवस्था स्थापित हुई, और इनका टोटल जो टाइम पीरियड रहा है वो 40 वर्ष का इनका लंबा शासनकाल रहा, जिसकी इनकी सेनाएं, जो इनकी सीमाएं थी इनके क्षेत्र की, वो दक्षिण में नर्मदा नदी तक देखने को मिलती हैं, साथ में पूर्व में गंजाम तक,
पश्चिम में बल्लवी तक, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने एक बहुत ही विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस विशाल साम्राज्य का जो मेन सेंटर था, जो इनकी राजधानी थी, वो मुख्यतः कन्नौज बना ली इन्होंने। पहले इनकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में इन्होंने शिफ्ट करके कन्नौज बना ली, ठीक है। हर्षवर्धन एक उच्च कोटि के कवि भी थे। उसने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली, परिदेशिका नामक नाटकों की रचना की थी। इस काल में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन शिव और सूर्य की उपासना के साथ साथ बुद्ध की उपासना भी करते थे, ठीक है। यानी ये मुख्यतः टॉलरेंट राजा थे, सहिष्णुता राजा थे। यानी ये पहले शिव भक्त थे, सूर्य के उपासक थे। बाद में ये ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म भी अपनाया, और बौद्ध धर्म के जो आचार विचार हैं उनको मानने लगे, और बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध की उपासना करने लगे, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपने राजदरबार में कादम्बरी और हर्षचरित की रचयिता बाणभट्ट, ठीक है, यानी इन्होंने अपने दरबार में बाणभट्ट को रखा, जिनकी जो रचना थी हर्षचरित और कादम्बरी रचना थी बाणभट्ट की। इसी के साथ साथ इन्होंने अपने दरबार में मयूर को भी रखा, जिनकी रचना का नाम सुहासित बलि था, ठीक है। यानी मयूर की रचना थी सुहासित बलि, बाणभट्ट की रचना थी हर्षचरित और कादम्बरी। इसी के साथ साथ ह्वेनसांग भी इनके दरबार में रहे कुछ समय के लिए, जिनकी रचना थी शिव की, ठीक है। हर्षवर्धन की जो मृत्यु है वो 647 ईस्वी में हुई। ये निसंतान थे, इसलिए इनकी मृत्यु के साथ ही वर्धन वंश का, यानी जो पुष्यभूति वंश था, उसका अंत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके प्रशासन की। तो जितना भी इनके शासन में जो प्रॉफिट होता था, जितनी भी इनकी आय इनकम होती थी पूरे राज्य की, उसका पहला भाग उनके राज्य यानी उनके राजा पे खर्च होता था, दूसरा भाग विद्वानों पे खर्च होता था। इस आय का तीसरा भाग सरकारी कर्मचारियों पर और चौथा भाग धार्मिक गतिविधियों पर खर्च होता था, ठीक है। तो इस तरीके से उनका जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। नेक्स्ट हम बात करें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की उस समय की। तो ह्वेनसांग के अनुसार भारतीय समाज में उस समय जाति व्यवस्था अस्तित्व में थी। ह्वेनसांग ने अछूत और जातिच्युत के अस्तित्व का भी उल्लेख किया है, यानी उस समय भी अछूत लोग निवास करते थे। इस सब का जिक्र ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सियूकी में किया है। महिलाओं की स्थिति उस समय ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी महिलाएं पुरुषों के अधीन नहीं मानी जाती थी। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का फिर से उदय हो गया था, यानी ब्राह्मणवाद फिर से प्रभुत्व स्थापित कर रहा था, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। इसके साथ साथ यानी बौद्ध धर्म के साथ साथ ब्राह्मणवाद के साथ वैष्णव, शैव और जैन धर्म भी अस्तित्व में थे उस समय। हर्षवर्धन आपके बहुत ही उदार और धर्मनिरपेक्ष राजा माने जाते हैं। अगर हम उस समय के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें, तो उस समय हम कई बार पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में कि बाणभट्ट, ह्वेनसांग, ये उस समय के बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। बाणभट्ट एक कवि थे, और ये मुख्यतः संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं किया करते थे। और इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी यानी हर्षचरित की रचना की। इसके साथ साथ उन्होंने एक नाटक लिखा है जिसका नाम था कादम्बरी, ठीक है। नेक्स्ट जो इनके राज दरबार में एक चीनी यात्री आए थे, एक चीनी तीर्थ यात्री थे जिनका नाम ह्वेनसांग था, ठीक है। और इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी सियू की, जिसका अर्थ होता है पश्चिम की दुनिया, ठीक है। हर्षवर्धन के साथ साथ ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में दो अन्य राजाओं का भी उल्लेख किया है, जिसका जो दो राजा हैं वो हैं, एक हैं पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन और चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड। इन दोनों की प्रशंसा की गई है सियूकी में, ठीक है। यानी ह्वेनसांग ने नरसिंह वर्मन और चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन सेकंड की भी प्रशंसा की है। ह्वेनसांग ने नालंदा में अध्ययन किया था और बाद में 9 वर्षों तक वहीं पर शिक्षण कार्य भी किया, जो नालंदा विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने कराई थी। तो वहाँ पर ह्वेनसांग ने पहले वहाँ पे शिक्षा प्राप्त की और बाद में 9 साल तक वहाँ पे अपना शिक्षण कार्य भी किया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन के समय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें, तो हर्षवर्धन ने कई विश्राम गृह और अस्पतालों का भी निर्माण कराया था अपने शासन काल में। इसी के साथ साथ ह्वेनसांग ने कन्नौज में आयोजित भव्य सभा के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें 20 राजाओं, 4000 बौद्ध भिक्षुओं और 3000 जैन तथा ब्राह्मणों ने भाग लिया था। यानी कन्नौज में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, ठीक है। उसमें कई राजा शामिल हुए और कई यानी बहुत अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के लोग शामिल हुए। इसके साथ साथ हर 5 साल के अंत में प्रयागराज, यानी जो प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, वहाँ पर महामोच परिषद नामक एक धार्मिक उत्सव किया करते थे, और यहाँ पर वो दान सामोरे आयोजित करते थे। यानी हर 5 साल पर एक धार्मिक उत्सव होता था प्रयागराज में। हर्षवर्धन ने अपनी आय को 4 बराबर भागों में बांट रखा था। एक पहला भाग था शाही परिवार के लिए, दूसरा सेना और प्रशासन के लिए, तीसरा धार्मिक निधि के लिए और चौथा गरीबों और बेसहाराओं के लिए। ह्वेनसांग के अनुसार उस समय कोई भी बेगार नहीं होता था, और डकैती के बारे में मुख्यतः यानी
ह्वेनसांग ने अपनी जो पुस्तक थी सीयू की, उसके बारे में, डकैती के बारे में, लूटपाट के बारे में उस समय जिक्र किया गया है कि उस समय बहुत ही कठोर दंड दिया जाता था, लेकिन फिर भी उस समय लूटपाट और डकैती बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा होती थी, ठीक है। और ह्वेनसांग खुद कई बार लूटा गया था। पुलकेशिन सेकंड के हाथों हर्षवर्धन की आहार का उल्लेख एहोल स्तंभ से प्राप्त होता है, और यह पहला, यानी इस तरीके से हर्षवर्धन पहला ऐसा उत्तर भारतीय राजा था जिसे किसी दक्षिण भारतीय राजा के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। कुछ टाइमलाइन की बात करें तो ह्वेनसांग ने 631 ईस्वी में हर्ष के दरबार का दौरा किया था। 637 ईस्वी में पुलकेशिन सेकंड से हर्षवर्धन हार गए थे। 643 ईस्वी में ह्वेनसांग के लिए कन्नौज में भव्य सभा का आयोजन किया गया था, और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन का निधन हो गया था। तो ये सभी फैक्ट्स थे आपके हर्षवर्धन से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में हम हर्षवर्धन और वर्धन वंश से संबंधित सभी क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो बने रहिए प्रोफेसर डायरी चैनल के साथ। अभी के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।